गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग लगातार सभी क्लासों के लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उसी सीक्वेंस में आप लोग सभी लेक्चर्स को देख रहे होंगे। बस करना क्या है, आपको लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखना है। चाहे किसी भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लेक्चर्स प्रोवाइड हैं, सीक्वेंस से आप लोग अपने लेक्चर्स को देखिए। ठीक है बच्चों, आज हम जैसा कि क्लास 10 में हमारा चैप्टर नंबर 16 का आज लास्ट लेक्चर है, इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया था, फॉरेस्ट के साथ, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ, डैम्स वगैरह के बारे में हम लोग आप लोगों को बताया था। आज हम अपना आखिरी टॉपिक लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। यह भी हमारे रिसोर्सेज है, जैसे कि चैप्टर नंबर 14 में हमने इसको लिया था। यह भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के श्रेणी में आते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को निकालिएगा, पेज नंबर 278 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पेज नंबर 312। ओके बच्चों, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में हमने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज है, परंपरागत स्रोत हैं। लास्ट में मैंने पॉइंट्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, और जहां पर आपको ये लर्न करना था कि किस किस स्टेट में कौन कौन से वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हालांकि कोयले और पेट्रोलियम के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। सर कोयला क्या होता है, सर पेट्रोलियम क्या होता है, क्लास 8th में भी इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। आइए फिर भी अपने बुक के अकॉर्डिंग एक बार हम लोग लेते हैं। आइए बच्चों, वी हैव सीन सम ऑफ द इशू involved in the conservation and sustainable use of resources like forest, wildlife and water. These can meet our needs perpetually. हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन्य जीव, जल के संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि प्रीवियस सेक्शन में हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। These can meet our needs perfectly issue where to use them in a sustainable manner. Now we come to yet another important resources, fossil fuels, that is a coal and petroleum, which are important sources of energy for us. Since the industrial revolutions, we have been using increasing amounts of energy to meet our basic needs and for the manufacture of a large number of goods upon which our lives depends. This energy needs have been largely met by the receivers of coal and petroleum. बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों, समझिएगा। यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। अगर इनको हम बचाएं तो अगर मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग अगर इनका यूज ले तो हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ति होगी और आने वाली जनरेशन के लिए इनको हम बचा भी सकते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयले और पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे, जो कि ऊर्जा के मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज में आते हैं। ओके बच्चों, औद्योगिक क्रांति के समय हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फैक्ट्रियां हुई, कारखाने लगे, उसी तरीके से कोयले की मांग भी बढ़ती गई। क्योंकि ऊर्जा, अभी मैं इंडिया की कंडीशन बताऊं, हमारे इंडिया में चाहे सोलर प्लांट्स कई जगह लग चुके हैं, लग रहे हैं, बट अभी भी मैं बताऊं 70% बच्चों कितने, 70% जो है आपका 70% जो है आपका कोल का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। यानी 70% जो हमें बिजली मिलती है ना, उसमें कोयले का ही उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी यह आवश्यकता हमें कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। जितनी भी एनर्जी है बच्चों, जितनी भी एनर्जी है हमें, वो सब कोयले और पेट्रोलियम से मेनली प्राप्त होती है। मैं बात करूं जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, चाहे हम बात करें सोलर प्लांट, हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, हाँ भाई उनका भी कहीं ना कहीं योग है। बट यदि 70% हमें बिजली हमें कोयले से मिल रही है तो मेन हमारे लिए ये जरूरी है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन की बात करें, ये फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड है बच्चों। कितना है? लिमिटेड है। आने वाले इन फ्यूचर 100 to 100 ईयर्स में ये खत्म भी हो सकते हैं। तो उन्हीं की बात करेंगे, किस तरीके से इनका बच्चों हमें सस्टेनेबल तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए।
The managements of these energy sources involve slightly different perspective from those resources discussed earlier. Coal and petroleum were forms from the degradations of biomass millions of years ago, and hence these are resources that will be extracted in the future no matter how carefully we use them. And then we would need to look for alternative sources of energy. Various estimates exist as to how long these resources will last if the present rate of usage continues. बच्चों क्या कह रहा है, समझिए आप लोग कि इन ऊर्जा जो भी ऊर्जा स्रोत है, इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। अलग तरीके से इनका उपयोग हम लोग करते हैं। पेट्रोलियम एवं कोयले लाखों वर्षों, मिलियंस ईयर्स एगो, लाखों वर्षों पूर्व जैव की मात्रा के अपघटन से प्राप्त हुए, डिग्रेडेशन से। ये भी हमें पता है, हम क्लास 8th में इन सब चीजों को कवर कर लेते हैं। अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। कितना भी कम उपयोग लो, खत्म तो होगा, ये फिक्स है। आप मान लो 1 kg शुगर लेके आए अपने घर में, चीनी लेके आए, मान लो आपको 15 दिन चलता है। आपने कहा कि आज से हम शक्कर का कम उपयोग करेंगे तो 15 की जगह 20 दिन चलेगा, सर 30 दिन चलेगा, लेकिन फिनिश तो होगा ना। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी है। बच्चों क्या है? आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी है शुगर की। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी भी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी ही है। अतः तब हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता होती है। जो भी इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज है बच्चों, जो भी इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज है उसकी हमें फिर जरूरत होती है कि जो भी इसकी जगह के उपयोग करें ताकि हमें वो सब काम कंप्लीट कर सके। इट इज एस्टिमेटेड दैट आवर नॉन petroleum resources will last us for about 40 years and the coal resources will last for another 200 years। यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड भी दे दिया गया है कि कितने दिन में, बच्चों कितने दिन में ये समाप्त हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? अतः तब हमें ऊर्जा के विकल्पी स्रोत की खोज की आवश्यकता है। यदि संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहे तो ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे। इस बारे में विभिन्न आकलनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में और कोयले अगले 200 वर्षों तक ही उपलब्ध हो सकते हैं। अब समझ लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो 40 ईयर्स में ही खत्म हो जाएगा। यानी आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके होंगे, बहुत महंगा मिल रहा होगा, और कोयले 200 ईयर्स तक ही चलेंगे। अब लेकिन ये तो बहुत चिंता की बात है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है आजकल ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीजें सब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज होता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही नहीं रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे हम लोग। हर जगह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां तो होती हैं। आज हमारे इस सिटी है उसमें एक माचिस भी आता है, एक पेन भी 2 रुपए का आता है, वो भी ट्रांसपोर्ट से हम लोग मंगवाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो पाएगा तो हम अपनी आवश्यकताओं नीड चीज़ों को कैसे, उल्टे हमारी जो लाइवलीहुड है, जो सर्वाइव करने के जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वह भी हमें नहीं मिल पाएगी बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इनके अल्टरनेटिव सोर्सेज को नहीं खोजा गया तो इन फ्यूचर ये समाप्त हो जाएंगे और हमारे लिए बड़ी समस्या, क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। But looking at other sources of energy is not the only considerations when we look at the constitutions of coal and petroleum. Since coal and petroleum have been formed from the biomass in addition to carbon, these contain, अंडरलाइन करिएगा बच्चे इस लाइन को, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। When these are burns, अंडरलाइन पूरा करिएगा, मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को। द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। देखिए बच्चों क्या कह रहा है आप लोगों से, परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में भी विचार का एकमत आधार नहीं है। जब हम इनकी खपत की बात करें तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में भी विचार करना कोई आधार नहीं, भाई उनकी भी हम विचार करें। जैसे क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं भाई, और जो सोलर एनर्जी है वो सन से हमें मिलती है, तो उनके बारे में क्या विचार करें? वो तो अनलिमिटेड है हमारे पास। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी अनलिमिटेड है, न्यूक्लियर प्लांट्स अनलिमिटेड है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी ये तो आपके लिमिटेड है, जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त, अंडरलाइन करिएगा बच्चों, कोयले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कार्बन के अलावा क्या क्या रहता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन कोल।
कोयले में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो लिखिएगा कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन रहेगा, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर होते हैं। और जब इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। तो एक तो क्या क्या उनमें मिला हुआ रहता है, जब इनको बॉन्ड करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको यहां पर लर्न करके रखना है। तो इसको लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कंबस्टन टेक प्लेस इन insufficient air oxygen, the carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide. Of these products, the oxide of sulfur and nitrogen and carbon monoxide are poison of high concentrations, and carbon dioxide is a greenhouse gas. बच्चे समझिएगा क्या कह रहा है आप लोगों से। ये सब चीज हमने पढ़ ली। क्या बनता है, अपर्याप्त वायु, जब ऑक्सीजन की कमी हो कि जलाने पर, ऑक्सीजन की कमी में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। एक गैस का नाम है, मैं आपको बता देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है बच्चों CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। यह है आपका फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का, नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बन कोयले को जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। समझिए यह है गैस क्या। हाँ, इन उत्पादों में से नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, अंडरलाइन करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ओके बच्चों, पता है आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस अल्ट्रावायलेट रेज को टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस गैसें। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजन गैस है। ओके, जहरीली गैस होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को कम कर देती है अगर हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड चले जाए। इसीलिए सर्दी के दिनों में कभी भी रूम बंद करके हम लोग कोयले या सिगड़ी जलाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, रूम खुला रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली जाएगी, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, आगे पढ़ते हैं बच्चे हम लोग। तो ये ग्रीन हाउस के another way of looking at coal and petroleum is that they are large hug receivers of carbon, and if all of this carbon is converted to carbon dioxide, then the amount of carbon dioxide in the atmosphere is going to increase, leading to intense global warming. Thus we need to use the resources judiciously. क्या कह रहा है बच्चों, समझिए। कोयले एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि कार्बन के विशाल भंडार हैं, इनमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। अगर कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम पूरा जला दें तो इसमें जो भी कार्बन है वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जो वायुमंडल में 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इन संसाधनों का उपयोग हमें जुडिशली तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से, सोच समझकर ही करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। ओके बच्चों, तो अब तक हमने ये सब चीजें पढ़ा। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। एक्टिविटी 16.11 में बता रहा है कि आपके आसपास जो भी कौन कौन से व्हीकल्स में क्या क्या आप यूज़ लेते हो, इसके अलावा यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टॉपिक पर सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना हो, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो में, मैं आने वाले टाइम की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, बट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बहुत ही जीवन मुश्किल हो जाएगा। आइए बच्चों, some simple choice can make a difference in our energy contribution patterns. Think over the relative advantage, disadvantage and environmental friendliness of the following. कुछ सरल विकल्पों से हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। अगर आप कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रिकॉशंस रखो, सावधानी बरतो, एक उपाय अपनाओ, तो ऊर्जा की कमी में हम अंतर ला सकते हैं। आनुपातिक लाभ हानि एवं पर्यावरण अनुकूलन पर विचार कीजिए। यहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स दे रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, टेकिंग ए बस, यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल्स और वॉकिंग या साइकिलिंग। एक तो आप बस में यात्रा, आपके पास कुछ चॉइसेज है, बस में जब कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो या तो बस में जाओ या अपने वाहन का प्रयोग लो अथवा पैदल व साइकिल से चलो, तो कौन सा बेटर रहेगा? सर मेरे हिसाब से तो बस में यात्रा ये भी अच्छा है ऑप्शन। अपने व्हीकल का प्रयोग करना ये तो कोई मैं अच्छा नहीं मानता कि आप
बस में चलो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, कई लोग उसमें सवार करते हैं तो कई लोगों का रूटीन बन जाता है, पेट्रोल डीजल ज़्यादा खपत नहीं होता है। या तो ये और पैदल साइकिल ये भी ठीक है, बट इसमें टाइम यदि आपको ज़्यादा, अगर सफिशिएंट टाइम है आपके पास तो साइकिल से आप जा सकते हो, नहीं तो बस में जाइए, लेकिन सेल्फ व्हीकल यूज नहीं करे तो अच्छा है। यूजिंग एलईडी बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स। अब हमारे घर में लट्टू हमें कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, या तो एलईडी का उपयोग करो या फ्लोरेसेंट ट्यूब मींस वो जो पीले कलर के लट्टू आते हैं 100 वाट के बल्ब, उनका उपयोग करें। तो कौन सा उपयोग करना चाहिए हमें, एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, जिनकी एनर्जी जो कंज्यूम होता है बहुत ही कम होता है। तो हमें कौन सा बल्ब उपयोग करना चाहिए, एलईडी बल्ब। नेक्स्ट, यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स। लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना। मान लो सीढ़ी है, लिफ्ट है और आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पैरों में, तो आप लिफ्ट का उपयोग ना करें। भाई बिजली से चलती है वो, एक बार लिफ्ट दबाने से एनर्जी कंज्यूम होती है, कई सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो आप सीढ़ी का उपयोग करें। हाँ, आप बीमार हो तो एक अलग बात है, हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो जनरली आप स्टेयर सीढ़ी का उपयोग ही करिए बच्चे। नेक्स्ट, वियरिंग ऑफ एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग ए हीटिंग डिवाइस हीटर और द सिगड़ी ऑन कोल्ड डेज। सर्दी के दिनों में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना अथवा हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना। तो मेरे हिसाब से आप स्वेटर पहन लो, नहीं अतिरिक्त, ज्यादा भी नहीं, मतलब स्वेटर एक्स्ट्रा पहन लो आप, तो आपको अंडर टेम्परेचर हीट रहेगा। आप सिगड़ी या हीटर का उपयोग करोगे जब तक आप उसके सामने बैठे हो तब तक तो आपके टेम्परेचर में और हीटनेस बनी रहेगी आपके बॉडी में, जैसे उसके पास से हटोगे हॉटनेस कम हो जाएगी और एनर्जी भी कंज्यूम हो रहा है, तो फायदा क्या है, इसलिए इससे अच्छा आप एक्स्ट्रा स्वेटर को ही पहन लो। ओके बच्चों, तो ये हमारी चॉइस है, ये सब क्या है, हमारी चॉइस है, हम किस तरीके से बच्चों एनर्जी को कम से कम उपयोग कर रहे हैं। समझ गए आप लोग एग्जाम्पल से, ठीक है ना। तो पढ़ाई करा करिए आप लोग भी, है ना, चैप्टर कोई सा भी हो थ्योरेटिकल पढ़ें, कई सारे कंसेप्ट हमारे उससे क्लियर होते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आल्सो एड्रेसेस द efficiency in our machine. Fuel is most commonly used in internal combustion engines for transportations, and recent research in this field constructions or ensuring complete combustion in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution. आइए, कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनों की दक्षता पर भी निर्भर करता है। दक्षता समझे, अभी बता रहे हैं। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए जिससे कि दक्षता भी बढ़ जाए, वायु प्रदूषण भी कम हो। एक तो कोई भी एनर्जी कंज्यूम करना, जैसे हम व्हीकल हो, आपके व्हीकल में प्रॉब्लम है, आप सर्विस नहीं कराते, उसको मेंटेनेंस नहीं करते, तो धुआं ज्यादा छोड़ेगी, पेट्रोल ज्यादा खाएगा, तो नुकसान किसको है, आपको भी है, एनवायरमेंट को भी है और हमारे फॉसिल फ्यूल्स को भी है। तो एक तो ये नुकसान, तो आप उसका समय समय पर मेंटेनेंस करें, सर्विस कराएं, उसको चेक करवाते रहे मैकेनिक से। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि ऐसे मशीन ऐसे बनाई जाए, इस तरीके से इंजन्स मॉडिफाइड किए जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एवरेज दे, पेट्रोल कम कंज्यूम हो, हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर पड़ाए, यानी उसकी इफिशियंसी अच्छी हो जाए। इस पर भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में इस पर भी काम चल रहा है बच्चों। तो ये कुछ था आप लोगों का, आप एक्टिविटी में दिए गए, आपके वाहनों से निकलने वाले धुआं वगैरह का विश्लेषण करिए। प्रदूषण कम हो रहा है तो पॉल्यूशन कार्ड वगैरह बनते हैं, आपको पता होगा, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बता रहा है, तो जानकारी रखिए आप लोग। बच्चों पेज नंबर इंग्लिश मीडियम 280 पर आते हैं और लास्ट टॉपिक है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो भी हमने फॉरेस्ट लाइफ, वाटर हार्वेस्टिंग, कोल एंड पेट्रोलियम, 4 टॉपिक्स हमने लिए, इनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट्स के बारे में बात किया। तो आइए अब इनके ऊपर एक ओवरव्यू लेते हैं, क्या हम सीखे इस पूरे चैप्टर में। तो प्राकृतिक संसाधनों प्रबंधन का दृश्य अवलोकन। तो बच्चों, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ए डिफिकल्ट टास्क। ये हम समझे कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। मैं इस चीज के मना नहीं कर रहा कि हमारे अकेले करने से नहीं होगा, सबको साथ देना पड़ेगा, तो ये कठिन वर्क है जरूर। इन एड्रेसिंग this issue we need to keep an open mind with regarded to the interest of various stakeholders. We need to accept that people will act with their own best interest as the priority. क्या कह रहा है बच्चों, इस पर विचार करने के लिए हमें खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान देना होगा। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हम भी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। लोग पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, हित देखते हैं, तब जाकर वो दूसरे का सोचते हैं, एनवायरनमेंट को सोचते हैं, प्रदूषण के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले वो अपना भला देख लेते हैं। तो इस बात को तो हम मानते हैं, बट the realizations that selfish goals will lead to misery for a large number of people and a total destruction of our environment is slowly growing.
Going beyond law, rules and regulation, we need to tailor and requirements individuals and collectively so that the benefits of development reach everyone now and for all generation to come। क्या कह रहा है बच्चों, समझिए कि भाई इस चीज को हम जानते हैं, हम लोग स्वार्थ कर रहे हैं, परंतु इस वास्तविकता को लोग धीरे धीरे अब स्वीकार भी करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ के लिए बहुसंख्यकों के दुख का कारण बन सकता है। कुछ लोगों के अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुसंख्यक लोग हैं, उनको इनका नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है तथा हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे कि विकास का लाभ सभी को एवं सभी भावी पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। हमें कानून, ये नहीं कि यार कि गवर्नमेंट का रूल है तो हमें नहीं करना चाहिए, अगर रूल ना हो तो आप करोगे, ऐसा नहीं है। हमें कानून तो है अपनी जगह, वो काम कर रहा है। जैसे कोरोना में मास्क लगाना का नीड है, कंपलसरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पुलिस वाला हो, चालान के डर से आप हेलमेट पहनो, चालान के डर से आप मास्क लगाओ, नहीं है तब भी आप लगाओ अपनी सेफ्टी के लिए। इसीलिए ये नहीं कि नियमों के आड़ में आप तभी जाके करो, अगर नियम के अलावा हमें व्यक्तिगत स्वार्थों को हटाकर व्यक्तिगत सामाजिक सरोकार की भावना से काम करना चाहिए और संसाधनों का उपयोग हम भी करें अपनी आवश्यकता पर। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, संपोषित विकास क्या है कि हम तो उपयोग करें, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भी उसका अच्छे तरीके से उपयोग करें और वो भी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखे। ये क्रम चलता रहना चाहिए, समझे बच्चे। तो चैप्टर काफी अच्छा था, अच्छा है, और मार्किंग की दृष्टि से भी ठीक है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में दिए गए पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए, उनको भी आप लोग देखिए। बस टॉपिक को कंटिन्यू देखिए। लगभग लेक्चर नंबर ये मेरा 11 या लगभग 11 है मेरा लेक्चर नंबर ये, तो अच्छे 12 शायद लेक्चर नंबर है मेरा ये इस चैप्टर में। मैंने 12 लेक्चर्स पे बना रखे हैं, आप एक एक करके लेक्चर्स को देखिए, अटेंड करिए। जो भी साइंस के चैप्टर आपको कराए जा रहे हैं बड़े मन से और शिद्दत से आप लोग उसको देखिए, ठीक है बच्चों। चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.